friends, welcome to our YouTube channel Study Area. We are continuing our series of class 11th NCERT Fundamentals of Physical Geography. We have already covered 2 chapters and one part of chapter 3. So in this video we will continue chapter 3 Interior of the Earth. इस चैप्टर में 5 मेजर टॉपिक थे जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें से पहला था डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसको हमने कवर कर लिया है। इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ये भी हमने कवर कर लिया है, और अर्थक्वेक एंड सीस्मिक एक्टिविटी, ये 3 टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या इंटीरियर ऑफ द अर्थ और वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर की बात करें तो 3 लेयर बनी हुई है मेजर: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट जो है अर्थ का, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो दो तरीके की क्रस्ट देखने को मिलेगी। क्रस्ट यानी जिसमें हम रहते हैं, वो सबसे ऊपर वाली लेयर, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट थोड़ा ऊपर होगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा ऊपर होगी और ओशियनिक क्रस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ पर बाकी पानी होगा। तो ओशियनिक क्रस्ट की मीन थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कम होगी, ये तो आपको पता, ये तो कॉमन सेंस है। तो मीन थिकनेस जो ओशियनिक क्रस्ट की होगी वो 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होगी 30 किलोमीटर मीन थिकनेस। और डेंसिटी की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी होगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है। क्रस्ट के बाद आएगा मेंटल। मेंटल की जो डेप्थ है 30 किलोमीटर तक या 5 किलोमीटर यहाँ तक नीचे तक, जैसे कि हमने बोला, क्या होगी? क्रस्ट होगी। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक सरफेस से डिस्टेंस है, ये 2900 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस होगी ये मेंटल है, यानी ये डिस्टेंस क्या है? मेंटल है। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। इसमें भी जो क्रस्ट है और मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है, यानी यहाँ पर का हिस्सा और ऊपर क्रस्ट तक, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। मेंटल का अपर मोस्ट, ये सिर्फ अपर पार्ट नहीं है, अपर मोस्ट पार्ट है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो अपर पार्ट है, मिडिल से थोड़ा ऊपर का हिस्सा लेकिन अपर मोस्ट पार्ट से थोड़ा नीचे का हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। इसको हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये है डायग्राम। सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट है, इसमें भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके नीचे ओशियनिक क्रस्ट, और यहाँ से मेंटल शुरू हो रहा है, यहाँ से पूरा नीचे तक मेंटल है। मेंटल का जो अपर मोस्ट हिस्सा है, यानी याला हिस्सा, मेंटल का जो याला हिस्सा है, अपर मोस्ट हिस्सा, जैसे कि हमने बोला, और ऊपर, इससे ऊपर जो क्रस्ट है, ये सब मिलाकर क्या बनाता है? लिथोस्फीयर। और अपर मोस्ट हिस्से से जो नीचे वाला हिस्सा है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला हिस्सा, मिडिल से थोड़ा ऊपर का हिस्सा, मिडिल से थोड़ा ऊपर का हिस्सा लेकिन अपर मोस्ट पार्ट से नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? एस्थेनोस्फीयर वो लेयर है जहाँ पर जो वॉल्केनो आता है, जो हमारा मटेरियल लावा बाहर आता है, वो अर्थ के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है? एस्थेनोस्फीयर में प्रेजेंट है। तो ये एस्थेनोस्फीयर से ही ऊपर आता है। तो हमें ये याद रखना है, मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट अगर क्रस्ट के संग मिल जाए, क्रस्ट के संग अगर हमें लिंक करके देखें तो उसे हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, और मेंटल का अपर पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट से नीचे वाला, उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। सो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इक्वल्स टू लिथोस्फीयर। अब जो तीसरी लेयर है वो है कोर। जैसे कि हमने देखा, अर्थ की जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है, यानी सरफेस से 6378 किलोमीटर नीचे, मीन एवरेज की अगर हम बात करें तो। क्रस्ट यहाँ पर 30 किलोमीटर करीब तक क्या था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। अब उसके बाद नीचे 2900 किलोमीटर तक मेंटल था। अब 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक बात करेंगे तो क्या बचा? कोर। तो अब देखते हैं, कोर मेंटल बाउंड्री, इसका मतलब कहाँ है? 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल है। मेंटल के नीचे से फिर 2900 किलोमीटर के बाद से कोर शुरू हो जाएगा। आउटर कोर इक्वल्स टू, आउटर कोर क्या होता है? लिक्विड होता है, और इनर कोर क्या होता है? सॉलिड होता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। आउटर कोर जो है 5100 किलोमीटर तक, 2900 से 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है, जिसको जो लिक्विड होता है, और इनर कोर सॉलिड होता है। बस इतना याद रखना है कि आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, और कोर मेंटल बाउंड्री 2900 किलोमीटर है।
एट मेंटल कोर बाउंड्री डेंसिटी इक्वल्स टू 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। मेंटल कोर बाउंड्री में जो डेंसिटी होगी, यानी कौन सी डेप्थ है मेंटल कोर बाउंड्री, 2900 किलोमीटर में जो अर्थ के नीचे अगर हम सरफेस से जाएं 2900 किलोमीटर में जो डेंसिटी देखने को मिलेगी वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और उसके भी नीचे अगर हम 6378 किलोमीटर एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ में चले जाएँ तो वहाँ पर डेंसिटी कितनी होगी, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि हमने बोला इनर कोर सॉलिड है तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, और आउटर कोर यानी मेंटल कोर बाउंड्री के पास डेंसिटी कम होगी, तो क्योंकि वो लिक्विड है तो वहाँ पे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर इज मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल, एक हैवी मटेरियल की लेयर से बना होता है कोर। इसको हम नाइफ बोलते हैं। नाइफ क्यों? नाइफ Ni मीन्स निकल एंड Fe मीन्स आयरन, यानी निकल और आयरन की लेयर से बने होता है कोर। तो हमारा ये पहला 4th टॉपिक पूरा हुआ। अब आते हैं 5th टॉपिक, वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं वॉल्केनोज। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, एस्थेनोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्मा प्रेजेंट होता है, वही वॉल्केनो बन के बाहर आता है। तो ये वॉल्केनो जब बाहर आता है तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाता है, तो उन लैंडफॉर्म्स को ही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्केनो होता क्या है। अ प्लेस वेयर गैसेज, एशेज एंड मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसको हम लावा बोलते हैं, मोल्टन रॉक मटेरियल इक्वल्स टू लावा, एस्केप टू द ग्राउंड, यानी एक ऐसी जगह अर्थ में जहाँ से गैसेज, एशेज यानी राख, और मोल्टन रॉक मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट है लावा, जो गरम गरम पिघला हुआ मटेरियल होता है उसको, जिसको हम लावा बोलते हैं, जब वो अर्थ के अंदर से बाहर आ जाता है सरफेस में, उसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। उस ऐसी प्लेस को हम वॉल्केनो बोलेंगे। अब इसमें भी एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, अगर हाल में ही कभी, इफ़ मटेरियल रिलीज आउट इन रिसेंट पास्ट, हाल ही पास्ट में ही कभी मटेरियल निकला होगा, तो उस वॉल्केनो को, ऐसी जगह को हम क्या के बोलेंगे, एक्टिव वॉल्केनो। तो अब एस्थेनोस्फेयर अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इट इज़ फ्रॉम दिस द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड्स देयर वे टू द सरफेस। इसी लेयर से वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसी लेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि हमने इसमें देखा था अभी। ये जो एस्थेनोस्फेयर वाली लेयर है इसमें ही प्रेजेंट है वो मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसको हम लावा बोलते हैं। इससे ही वो सरफेस में बाहर आता है फटकर, ऐसे एकदम से एक्सप्लोड होगा, तो इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनो बोलेंगे। तो अब टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में एक तो आता है शील्ड वॉल्केनोज, देन कंपोजिट वॉल्केनोज, कैल्डेरा, एंड लास्ट में फ्लड बेसल प्रोविंसेस। तो एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले शील्ड वॉल्केनोज, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द अर्थ वॉल्केनोज। अर्थ में जितने भी वॉल्केनोज हैं उन सब में सबसे बड़ा क्या है, शील्ड वॉल्केनोज है, अगर साइज़ की बात करें तो। वेरी फ्लूइड लावा से बना होता है, लेकिन इनकी एक्सप्लोजिविटी क्या होती है, कम होती है। फ्लूइड लावा मतलब काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है इसका जो लावा होता है, लेकिन इसकी एक्सप्लोजिविटी कम होती है। ये सिर्फ तभी एक्सप्लोजिव होंगे जब इनका जो अर्थ, मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर एक होल है मान लीजिए, अगर इस वेंट में पानी घुस गया तभी जाके ये एक्सप्लोजिव होंगे, वरना ये एक्सप्लोजिव नहीं है। अपकमिंग लावा मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, ऐसे फाउंटेन के फॉर्म में बाहर निकलेगा लावा, और एक सिंडर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसे एक सिंडर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा इसके ऊपर ऐसे करके। तो इसी के लिए इसको शील्ड कहते हैं, ढाल की तरह लगता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड नोन एज शील्ड वॉल्केनोज। अब शील्ड वॉल्केनो का डायग्राम हम देख लीजिए। अर्थ का सरफेस है, ऐसे ये फाउंटेन की तरह बाहर निकला, फाउंटेन की तरफ बाहर निकलने के बाद ये ऐसे शील्ड की तरह बन गया, शील्ड का शेप ले लेता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, शील्ड वॉल्केनो। सेकंड इज कंपोजिट वॉल्केनो, कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट। इससे पहले वाले वॉल्केनो में हमने क्या देखा था, शील्ड वॉल्केनो में काफ़ी फ्लूइड होता है, लिक्विड, लेकिन कंपोजिट वॉल्केनो के केस में क्या होता है, थोड़ा विस्कस होता है, उसके कंपेरिजन में थोड़ा विस्कस होता है और ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी होता है। वो कम एक्सप्लोजिव था, ये उससे ज़्यादा एक्सप्लोजिव है और उससे ज़्यादा विस्कस भी है। विस्कस मतलब थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है। इरप्शन मटेरियल्स, इसमें लावा होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल उसके साथ होते हैं। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल और लावा है ना, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा जहाँ से वो निकला। जैसे मान लीजिए यहाँ से वॉल्केनो निकला, इसके चारों तरफ वो ऐसे करके एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेयर बना लेगा, एक अलग अलग लेयर बना लेता है। इसी लेयर की वजह से हम इसे कंपोजिट वॉल्केनोज कहते हैं। जहाँ पे भी कंपोजिट शब्द आता है, सिर्फ इसी केस में, वॉल्केनोज के केस में ही नहीं, कहीं आप रॉक्स पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो कंपोजिट शब्द जहाँ पर भी आता है उसका सीधे मतलब है लेयर से, मतलब वहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो कंपोजिट वॉल्केनोज के केस में भी ऐसे ही होता है। अभी हम डायग्राम से समझते हैं। ये वॉल्केनो बाहर निकला, थोड़ा विस्कस था, तो इसने क्या बना ली, ये लेयर बना ली। इस लेयर की प्रेजेंस से इसको हम कंपोजिट वॉल्केनो बोलते हैं।
थर्ड इज कैल्डेरा, सबसे लार्जेस्ट क्या था, फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा शील्ड वॉल्केनोज अर्थ में, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव कौन सा होगा, वो होगा कैल्डेरा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना एक्सप्लोजिव होता है कि जैसे ही ये निकला, बाकी लोग तो क्या बना रहे थे, ऐसे शील्ड बना ले रहे थे, लेकिन जब ये निकला, ये शील्ड नहीं बनाएगा, ये खुद ही एक्सप्लोज कर जाएगा वहाँ पे जहाँ पे शील्ड बनाने का हिस्सा होगा, वहाँ पे एक्सप्लोड कोलैप्स कर जाएगा, सॉरी वहाँ पे खुद ही कोलैप्स कर जाएगा और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, वहाँ पे कोलैप्स होने की वजह से एक कैविटी टाइप की बन जाएगी। इस डायग्राम से हम देखते हैं, यहाँ से वॉल्केनो निकला, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव था कि जहाँ पर ये टकराया, जहाँ पर इसने जमा करना था मटेरियल, वहाँ पर ये कोलैप्स हो गया, खुद ही कोलैप्स हो गया, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, यहाँ पे कैविटी टाइप की बना लेता है। फोर्थ वन इज फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस। दिस वॉल्केनो आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट शोज टू लॉन्ग डिस्टेंसेज। ये इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है कि सबसे ज़्यादा फ्लूइड यही होता है, इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है कि जब ये एक्सप्लोड होता है, जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ऐसे बहते हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा तो ये एक प्लेन टाइप का एरिया बना लेता है, प्लेन्स बना लेता है, जिसके कारण इसको फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस कहते हैं। ऐसी एरिया को जहाँ पर ये प्लेन बनता है, इससे उसको हम फ्लड बेसल्ट प्रोविंस कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, डेकन ट्रैप्स इन इंडिया में हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र प्लेट्यू, ये फ्लड बेसल्ट प्रोविंस का ही एग्जाम्पल है, आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक थिक लावा फ्लो बनाता है, जो बाद में जमने के बाद प्लेन जैसा एरिया बना देता है, कि हमने अभी देखा था। वर्ल्ड में कई जगह पे हमें ये देखने को मिल सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र प्लेट्यू। एक फिफ्थ वन भी है जिसको हम कहते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। हमें अर्थ के कॉन्टिनेंट तो हमने आसानी से देख रखे हैं, हमारे मैपिंग में भी हमें आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन ओशियंस जहाँ पर पानी है, जहाँ पर पानी है उसकी अगर सरफेस में अगर हम देखें तो एटलांटिक ओशियन के अगर बीचों बीच में अगर हम देखेंगे तो हमें एक ओशियनिक रिज देखने को मिलेगी। मान लीजिए पूरा ओशियन है, एक ओशियनिक रिज देखने को मिलेगी। इस ओशियन से क्या होता है, ये जो पूरी रिज है ओशियन की, इससे वॉल्केनो एक्सप्लोड होता है, वॉल्केनो एक्सप्लोड होता है और यहाँ पे जमता रहेगा मटेरियल, फिर वो इधर को मूव करेगा, वहाँ से नया निकलेगा, तो इधर को जैसे जैसे जाएंगे पूरा वॉल्केनिक मटेरियल जमा होते रहता है। दीज वॉल्केनोस अकर इन ओशियनिक एरियाज। इस मिड ओशियनिक रिज जो है, ये मिड ओशियनिक रिज जैसे हमने बोला था, यहाँ पे ये रिज जो है पूरी, जहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है इस मिड ओशियनिक रिज से। देयर इज द सिस्टम ऑफ मिड ओशियनिक रिज मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, 70,000 किलोमीटर लंबी होती है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन, जैसे कि अभी हमने देखा। तो ओशियन के बीच में भी वॉल्केनो निकलता है, यही नहीं कि सिर्फ अर्थ में ही निकलेगा, ओशियन के बीच में भी निकलता है, सॉरी कॉन्टिनेंट में निकलेगा, ओशियन के बीच में भी निकलेगा। अब हमने देख लिया वॉल्केनो कौन कौन से होते हैं, आउटर लैंडफॉर्म्स उनका कैसा होता है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये अर्थ के बाहरी सरफेस पर ही बनाएगा, कुछ जब ये एस्थोनोस्फेयर से ऊपर को निकल रहा है, हो सकता है कुछ चीज़ इसके यहाँ पर भी जमे, कुछ चीज़ यहाँ पर भी सॉलिडिफाई हो, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा अर्थ के अंदर भी। बाहर का तो हमने देख लिया कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाहर ही स्ट्रक्चर बनाए, अगर बाहर बना रहा है, ऑन सरफेस अगर बना रहा है तो उसको हम एक्सट्रूसिव कहेंगे। अगर इनसाइड द क्रस्ट बना रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स अगर एज्यूम कर ले रहा है अंदर सरफेस के, जैसे ये, इसको हम इंट्रूसिव फॉर्म्स कहेंगे। तो अब हमने इंट्रूसिव फॉर्म्स देखने हैं वॉल्केनो के। ये एक डायग्राम है, देखिए कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है। जब यहाँ से इसे निकलना है, निकलने से पहले जब इसे यहाँ से निकलना है, निकलने से पहले ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे ये बैथोलिथ है, स्टॉक है, डाइक है, लेकोलिथ है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बैथोलिथ, अ लार्ज बॉडी ऑफ डोम शेप्ड एक बॉडी बनाती है डीपर डेप्थ में। अगर क्रस्ट यहाँ पर है, क्रस्ट का सरफेस अगर यहाँ पर है, जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, तो ये कहीं डीपर क्रस्ट यहाँ पर ऐसी बॉडी बनाएगा डोम शेप्ड। ये हमें सरफेस में तभी दिखाएंगे जब हम सरफेस से यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी इरोजन करते करते डेन्यूडेशन करते करते अगर हम यहाँ तक अगर पहुँच गए तभी हमें इस सरफेस में अपीयर होंगे, वरना हमें अपीयर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर है बैथोलिथ, देखिए ये जो डोम शेप्ड बॉडी है यहाँ पर, इसको हम बैथोलिथ कहेंगे। बैथोलिथ के बाद है लेकोलिथ। दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप फ्रॉम बिलो। ऐसी डोम शेप्ड बॉडी होगी, लेकिन इसका बेस लेवल होगा और इसके नीचे एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर भी बने होगा। इसको हम देखते हैं यहाँ पर लेकोलिथ, देखिए यह है एक डोम शेप्ड बॉडी लेकोलिथ, इसके नीचे ये क्या बना है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाया, आप देख सकते हैं, इसको हम लेकोलिथ कहते हैं।
अब लेकोलिथ का एक एग्जांपल है कर्नाटका प्लेट्यू, ये आपको याद रखना है। लेकोलिथ के बाद लेपोलिथ। व्हेन लावा मूव अपवर्ड पोर्शन मूव टू हॉरिजेंटल, जब लावा ये सरफेस में आता है एस्थोनोस्फीयर से, हमें पता है जब सरफेस में आ रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही की तरफ जाएगा, थोड़ा हिस्सा इसका हो सकता है हॉरिजेंटल भी चले जाए। तो हॉरिजेंटल में जब उसे वीक प्लेन मिलेगा तो हॉरिजेंटल चले जाएगा, और हॉरिजेंटल में जब जम जाएगा, रेस्ट कर लेगा, डिफरेंट फॉर्म को ये ले लेगा, डिफरेंट फॉर्म में जम जाएगा। अगर इसने सॉसर शेप ले लिया कॉनकेव टू द स्काई तो हम इसे लेपोलिथ कहेंगे। उसके बाद है फैकोलिथ। फैकोलिथ मतलब अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक मतलब सरफेस के अंदर हो रहा है, जैसे कि हम इंट्रूसिव फॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो सरफेस के नीचे ही होगा। तो वेवी मास एक ऐसा वेव टाइप का मास बन जाएगा, इसको हम फैकोलिथ कहेंगे। इस डायग्राम में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो वेवी मास है यहाँ पर ऑरेंज हमें दिख रहा है, इसको हम फैकोलिथ कहेंगे। नेक्स्ट है सिल और स्लेट। नियर हॉरिजेंटल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये भी सरफेस के अंदर हॉरिजेंटल बॉडीज होंगी। अगर मोटी है तो उसे हम सिल्स कहेंगे, अगर वो थिन है अगर तो उसे हम शीट कहेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए ये हॉरिजेंटल बॉडीज़ हैं। अगर ये मोटी हैं, थिक हैं अगर, तो हम इसे सिल कहेंगे। अगर ये थिन बन रही हैं तो इसे हम स्लेट कहेंगे। नेक्स्ट इज डाइक्स। व्हेन लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स इट डेवलप फिशर्स एंड सॉलिडिफाइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। बनेगा ये अंदर ही, लेकिन परपेंडिकुलर, ग्राउंड से एकदम परपेंडिकुलर एंगल में, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाकर जम जाएगा, तो इसे हम डाइक्स कहेंगे। गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज डाइक्स। एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। डायग्राम में अगर हम देखें तो ऐसे हॉरिजेंटल अगर स्ट्रक्चर इसने बना लिया, सॉरी प्रीवियस वाले डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे डाइक्स, एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इसने बना लिया है, इसको हम डाइक कहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी एरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।